हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जो ज्योमेट्री अपना चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो ये जियोमेट्री का क्या होगा, सेकेंड पार्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लोग कुछ एक दो पॉइंट और जो सोचता हूँ मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में। तो वो देख लीजिए, मैं अच्छा पॉइंट लिखा चुका हूँ, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है, सर्कमसेंटर क्या होता है, ये सब, ठीक है। तो उससे पहले देखिए एक हाइपोटेनस के बारे में पहला नोट है। सॉरी, हाइपोटेनस बोलते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें एक जो होता है कोण वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका खासियत मैं बता रहा हूँ एक चीज, इसका जो हाइपोटेनस है, जो ये है हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। कर्ण या विकर्ण जो भी आप बोलते हैं, इसका यदि मिड पॉइंट आप लोग ढूंढ लें तो इसका जो भी लंबाई होगा उसका हाफ, मान लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये पहले लिख देता हूँ, ये मिड पॉइंट ऑफ विकर्ण या कर्ण जो भी आप याद रखें, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गया ना। तो इसका एक खासियत है कि अब ना सारे वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है, जो ये शीर्ष है, ठीक है, वहां से इसका डिस्टेंस सेम हो जाएगा। मतलब जब आप यहां से इस लाइन को मिला दीजिए, ठीक है, या यहां से इस लाइन को, मतलब हर वर्टेक्स से इस पॉइंट को मिलाइएगा ना, तो इसका डिस्टेंस सेम आएगा। भले ही अभी दिखने में नहीं लग रहा हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी होता है। यदि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट यदि आपने ढूंढ लिया ना, तो ये जो वर्टेसेस होगा, जो वर्टिसेस जो इसको बोलते हैं, वर्टेक्स क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स शीर्ष जिसको बोलते हैं, वहां से जो डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का सेम होगा। मतलब समझ रहे हैं, ये भी बराबर होगा, ये दोनों तो बराबर है ही, अब ये भी बराबर होगा। ये एक पॉइंट था जो कभी यूज हो जाएगा, इसलिए बता दिया। अब देखिए, अब एक दो थ्योरम है उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, सपोज एक ट्रायंगल मान लेता हूं मैं, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब मान लेते हैं हम एक ऐसा लाइन खींचते हैं, ठीक है, जो ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल का साइन ऐसे दिया जाता है, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये मान लेता हूं मैं डी और ये मान लेता हूं मैं ई। यहाँ पे मैं लिख देता हूं बी सी, सॉरी, पहले जो खींचा गया है, तो डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। तो यदि उसके पैरेलल है तो अपने पास एक रिलेशन आता है, ठीक है। क्या रिलेशन आता है उसको याद रखेंगे आप, देखिए ए बी, या ऐसे याद रखें, इसको पहले याद रखें हम, नीचे वाला लाइन जो पैरेलल है उसका रेशियो ले लीजिए, बी सी बाई डी ई, ये जो बराबर होगा, ठीक है, वो ऐसे होता है। देखिए दिस ए बी, बड़ा वाला लेंथ ये ए बी, यहां से यहां तक ए बी, और फिर वहां से ए डी, ए डी, देखिए मैं यहां से ले रहा हूं ए डी, ठीक है। सिमिलरली इधर वाला पार्ट ए सी बाई ए ई, ये आपको कभी ना कभी यूज आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए सब दे देगा और एक जगह मान लीजिए यहाँ 5 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, फिर यहाँ x दे दिया, तुम बोलेगा कि निकाल के बताओ। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम करता है, क्या, कंप्लीट बाय दिस, फिर ये कंप्लीट बाय दिस, ठीक है। जब यह क्या हो, पैरेलल हो, तब ये हो गया। ये चीज आपने समझ लिया, ठीक है। समझ में आया या नहीं, चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो अभी पढ़ाऊंगा ये, लेकिन अभी मैं यहाँ पे वो चीज लिखा दे रहा हूँ, बस अभी आप लोग नोट कर ले इसको। देखिए एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब मान लीजिए एक ऐसा लाइन खींचे है ना, ठीक है, एक ऐसा लाइन हम खींचे हैं जो इस एंगल को ना आधा आधा भाग में बांट रहा है। मतलब देखिए ये कंप्लीट एंगल है, ठीक है, तो इसको मिडिल, मतलब ऐसा लाइन हम खींच दिए जो इसको ना समान भाग में बांट दिया, ठीक है, ये और ये
दोनों क्या हो गया बराबर। यदि यह x है एंगल तो ये भी x हो गया, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट पे जाके ये मिल गया यहाँ पे, तो इसमें रिलेशन होता है यदि यह एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, कोण द्विभाजक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर हिंदी में, एंगल बाई, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब होता है कि जो बराबर भाग में बांटे, ठीक है, बाइसेक्ट करे, ठीक है। तो देखिए तब यहाँ पे जो रिलेशन आता है वो चीज याद रखिएगा, कब, जब ये एंगल इक्वल पार्ट में बट गया है तब, ठीक है। रिलेशन क्या होता है देखिए, ये दिस लेंथ ऐसे लिख देता हूँ, इसके सामने वाला क्या हो गया, या कंप्लीट छोड़िए ऐसे ही लिख देता हूँ, स्मॉल सी मैंने बताया था, नॉर्मली जो मानते हैं आपके आसानी के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है कंप्लीट ए बी, ठीक है, ए बी बाई ए सी, ठीक है, ये ए बी बाई ए सी मतलब शीर्ष से दोनों भुजाओं का डिस्टेंस, और सिमिलरली हुआ था देखिए इधर लिए ना तो ये वाला डिस्टेंस ले लीजिए, ये वाला और इधर से ये वाला, तो मतलब बी डी बाई सी डी के बराबर होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखें, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट बोल देगा कि एंगल बाइसेक्टर है तो बताओ, कोई एक वैल्यू को नहीं देगा, उसको पूछ देगा, ठीक है। या ये कंप्लीट दे दिया आपको, ये कंप्लीट दे देगा, अब बता पूछेगा कि बी डी का मान बता दो, तो आप यदि इसको x मान लेंगे तो ये a माइनस एक्स हो गया ना। यदि सपोज हम ऐसे कर लेते हैं, इसको मान लीजिए y, क्योंकि x मान चुके हैं तो ये y हो गया, तो ये कंप्लीट a है तो ये a माइनस वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा ना आपके पास, क्या आएगा, ए बी का मान क्या है c है, c बाई ए सी बी, ठीक है। बी डी देखिए, बी डी ये वाला पार्ट है मतलब y बाई दिस a माइनस वाई, यहाँ से आप y निकाल सकते हैं, तो वो यही पूछते हैं, ठीक है। लेंथ दे देंगे साइड का और बोलेंगे कि बी डी बता दो या सी डी बता दो, तो अब तो यहाँ से आप y को फाइंड आउट करके और आप बता ही सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज बहुत जरूरी था, एक और होता है उसको भी बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे आज के लिए, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है, उसको बोलते हैं हम लोग, देखिए क्या बोलते हैं, एप्लोनियम, ठीक है, एप्लोनियम लियस, सॉरी एप्लोनियस, ठीक है, थियरम, एप्लोनियस थ्योरम, ये क्या होता है इसको याद रखें, नाम इनका है इसीलिए ना हिंदी इंग्लिश में लिखे वही होगा, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है वो देख लीजिए, देखिए सिमिलरली मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये ट्रायंगल पे बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। माध्य के बारे में सुने होंगे, ठीक है, एक माध्य होता है, इसको मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन क्या होता है वो देखिए, कोई भी एक शीर्ष से सामने वाली, ठीक है, भुजाओं पे एक लंब खींचिए, वो जो सामने वाली भुजा है उसको बराबर भाग में कट कर देना चाहिए, मतलब मान लीजिए यहाँ पे होगा, ये जरूरी नहीं है कि इस पे परपेंडिकुलर जा रहा है कि नहीं, बस इसके मिड पॉइंट से, ऐसे भी बोल सकते हैं कि भुजा के मिड पॉइंट से उसके अपोजिट, ठीक है, जो सामने वाला जो शीर्ष है वहां से लाइन एक खींच दीजिए, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है मान लीजिए कि एडी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मीडियन है, एडी क्या है यहाँ पे मीडियन है, मीडियन को क्या बोलते हैं माध्य, जो बराबर इसको बांट दे रहा है, ठीक है, माध्य है। वहां एंगल बाइसेक्टर था या साइड बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं आप, साइड बाइसेक्टर, इसको साइड बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भुजा को बराबर भागों में बांट रहा है, तो भुजा द्विभाजक, ठीक है, दो भाग में बांट रहा है, समद्विभाजक भी लिख सकते हैं कि बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या रूल होता है, देखिए यहाँ एंगल के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ मैंने बोला है कि सामने वाली भुजा को ये होना चाहिए, तब वहां का रूल क्या है देखिए, पहले इसको मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं हम लोग सी, क्यों सी मानते हैं, क्योंकि इस सी के सामने वाला स्मॉल सी, फिर ये बी के सामने वाला स्मॉल बी, और सिमिलरली ए के सामने वाला स्मॉल ए,
इसमें क्या पूछता है वो देखिए, आपको AD का मान पूछ देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये BD नहीं पूछने जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये भी उतना ही होगा जितना A होगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा, आप समझ चुके हैं, A/2 होगा। ये पार्ट भी A/2 होगा, क्योंकि ये बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये आपसे नहीं पूछेगा। एपोलोनियस थ्योरम जो है उसमें AD का वैल्यू पूछता है, ठीक है। तो कैसे उसका थ्योरम याद रखिएगा, फिर से बड़ा वाला भुजा A प्लस बी का होल सॉरी AB का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस AC का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है वो देखें। देखिए इसको ऐड करिए, BD का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार इस ट्रायंगल में आ गए हम लोग, ठीक है। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है, CD का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर। चूंकि आपको पता है कि BD बराबर CD के है, तो यहाँ से आप एक वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। किसी एक को रिप्लेस कर दीजिए, तो मैं CD बराबर BD लिखूंगा। देखिए सब 2 टाइम आ जाएगा, सब यहाँ पे 2 टाइम आ जाएगा। ये देखिए ये और ये बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स, ठीक है, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यहाँ से आप AD नहीं निकाल लेंगे, माध्य नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एपोलोनियस थ्योरम का यूज क्या होता है, माध्य को निकालने में, ठीक है, मीडियन को निकालने में। इतना समझ गए होंगे। तब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा अभी जरूरी नहीं है, जैसे जैसे जरूरी पड़ेगा मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन नया, मतलब जो भी सेंटर के बारे में जानेंगे, डिफरेंट सेंटर क्या होता है, क्योंकि हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। तो उससे पहले उसके बारे में बेसिक हम लोग ना ये ले रहे हैं, आइडिया ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए टॉपिक ही बना देते हैं, डिफरेंट सेंटर, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी त्रिभुज का, ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग अलग सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ये सब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इजी से स्टार्ट करते हैं, सेंट्रोइड, ठीक है, क्योंकि सेंट्रोइड सबको पता है। सबसे पहला क्या लिखते हैं हम लोग, सेंट्रोइड, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक, ठीक है। ये हो गया आपका केंद्रक। ये क्या होता है, देखिए ज्यादा डिटेल नहीं, मतलब बहुत लिखाना नहीं है, समझाना है, ठीक है। देखिए केंद्रक क्या होता है, ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए इट इज द इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियंस क्यों लिखे, क्योंकि एक से ज्यादा मीडियन हो सकता है ना, हर शीर्ष से एक एक मीडियन खींचा जा सकता है। तीन शीर्ष है ना, ट्रायंगल में 3 ही होते हैं ना, तो बस मीडियंस इसीलिए लिखा। इट इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं, G से, ठीक है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हुआ ना, वो यहाँ सेंट्रोइड बोला जाता है, और कुछ नहीं है। यह ऐसा पॉइंट है ना जहाँ पे आप यदि पेन वगैरह से वहां पे उस पॉइंट को पिन अप करेंगे ना, तो पूरा एकदम एक स्ट्रेट लाइन में वो त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए एक ट्रायंगल मैंने लिया, ठीक है, ट्रायंगल ले लिया मैंने, इसका ये शीर्ष A हो गया, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये शीर्ष है ना, ABC शीर्ष है। अब सारे शीर्ष से मीडियन खींचना है, तो मीडियन का मैंने क्या बताया कि आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से सामने वाला भुजा पे ऐसा लाइन खींचिए जो इसको बराबर भागों में बांटे, या ऐसे कर सकते हैं कि जिस भुजा को आपको बांटना है उसको पहले ही मिड पॉइंट चुन लीजिए और वहां और सामने वाला शीर्ष को मिला दीजिए एक लाइन से, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो ये क्या होता है मीडियन,
मीडियन होता है कि कोई भी शीर्ष से सामने वाला भुजा पे ऐसा एक लाइन खींचो जो सामने वाला भुजा को दो बराबर भागों में समद्विभाजित कर दे, मतलब बराबर भागों में बांट दे। बस इतना ही याद रखिए। देखिए ये हो गया आपका एक मीडियन हो गया। सिमिलरली बी से भी एक मीडियन जाएगा, सामने वाला मान लीजिए कि कहीं होगा पॉइंट, यहां होगा, ठीक है। ये और ये फिर बराबर हो गया। सिमिलरली यहां से ये जाएगा, ठीक है। ये भी यदि बराबर भागों में, सब क्या है, बराबर बराबर भागों में बट गया है, ठीक है। अब ये नहीं बोलिएगा कि इसका लंबाई इसकी लंबाई के बराबर है क्या, नहीं, मैं बोल रहा हूं कि ये साइड बराबर भागों में बट गया। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये डिस्टेंस यदि सी है, ठीक है, ये डिस्टेंस है यदि ए है, और ये डिस्टेंस है यदि बी है, तो अब आपको पता चल गया होगा ये पार्ट क्या होगा। ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक a/2 होगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस जो होगा आपका c/2 होगा, ना कि a/2, ठीक है। जो साइड की बात करें उसके बारे में बात करेंगे ना, ये हो जाएगा आपका b/2। कितना समझ गए। सिमिलरली ये भी b/2 होगा, तो उतना नहीं लिखना है अभी, बस ये समझना है, ठीक है। तो ये जो आपका सबसे इंटरसेक्शन पॉइंट, सबका इंटरसेक्शन पॉइंट एक आया ना जी, ठीक है, उसको देखिए इस पेन से करते हैं। ये देखिए सबका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जी। जी मतलब सेंट्रोइड, ठीक है। ये क्या हो गया आपका जी, सेंट्रोइड, ठीक है। इतना समझ गए। ये क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। शॉर्ट में बता दिए मीडियन क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है। मीडियन ये है कि इस शीर्ष से, कोई भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पे ऐसा लाइन खींचिए जो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। चलिए उसको मीडियन को लिख देते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे, ठीक है। तो नोट पहले बना देते हैं इसके लिए, मीडियन के लिए। मीडियन मतलब माध्य, ठीक है। इसके बारे में डिटेल लिख देते हैं। इट इज मतलब मीडियन, द लाइन, ठीक है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। मिड मतलब मध्य बिंदु, ठीक है। ये क्या हो गया, मध्य बिंदु, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, कोई भी एक साइड ले लीजिए, ठीक है, टू द अपोजिट, ठीक है, वर्टेक्स, ठीक है। जो मैंने बोला वो लिख दिया। मतलब कोई भी एक साइड ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिया है, ठीक है, यहाँ एक और समझा देता हूँ, यहाँ लिया है, तो इसके मिड पॉइंट से सामने वाले अपोजिट, मतलब इसके अपोजिट यही है ना, इसके अपोजिट ये तो नहीं हो सकता। इसके और इसके बीच में एक जो लाइन खींचा गया वही मीडियन होता है। तो एक ट्रायंगल में कितना मीडियन हो सकता है, तो 3 है ना, 3 ही हो सकता है, 3 वर्टेक्स है। अब देखिए मीडियन जो है, अब जब जी मिल गया ना आपको, तो ये सब चीज याद रखना है। जो ये मीडियन जो है, यहाँ पे देखिए बना देता हूँ फिर से मैं एक ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल हो गया, मान लीजिए ये ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एक पॉइंट हो गया ए बी एंड सी, मतलब इसका वर्टेक्स है। और ये मान लीजिए कि एक मीडियन है। अभी एक मीडियन की बात करता हूँ, सारा मीडियन के लिए वो वैलिड होगा। तो मान लीजिए ये, इसको क्या बराबर भागों में बांटा है, ये डी है सपोज, तो आपको यहाँ पे जी मिल गया होगा। जी कहीं ना कहीं तो होगा, मान लीजिए कि जी यहाँ पे है, तो ये जी जो है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि मीडियन जो है, ठीक है, मीडियन को जी जो है, मतलब सेंट्रोइड जो है, कितना बाई कितना में डिवाइड करता है, मतलब उसको बांटता है। तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए वर्टेक्स से हमेशा चलिएगा, कहाँ से चलिएगा, वर्टेक्स से। 2:1 में, मतलब ऊपर वाला पार्ट ज्यादा होता है 2 और नीचे वाला पार्ट 1। मतलब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक यदि 3 मीटर लंबाई है, यदि इस मीडियन का लंबाई 3 मीटर है, तो ऊपर से जिस वर्टेक्स से मिलाया गया उधर 2 मीटर छोड़ देता है और नीचे 1 मीटर, वहां पॉइंट पे जी मिल जाएगा आपको। मतलब 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसको भी लिख देता हूं, ठीक है।
मीडियन के बारे में समझा दिया। अब नोट सेकेंड, क्या लिखते हैं, सेंट्रोइड, ठीक है। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है, जी, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डिवाइड्स मतलब बांटता है, बांटना यहाँ बात हो रहा है, ठीक है। कभी कभी मीनिंग बदल जाता है, डिवाइस मतलब भाग देना, वो नहीं, अभी इसका मीनिंग बांटना याद रखिए। डिवाइस डिवाइड्स द मीडियन, मीडियन के बारे में अच्छे से बता चुका हूं, ठीक है। मीडियन इन द रेशियो, ठीक है, रेशियो किस रेशियो में, 2:1। अब ये जरूर याद रखना है कि देखिए 2 किधर रहता है, वर्टेक्स के साइड, ठीक है, वर्टेक्स के साइड 2 रहता है और बेस नीचे आधार के तरफ 1 रहता है, ठीक है, ठीक है। आपको अब पता यहाँ चल गया। अब इसका काम खत्म, किसका, सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड के बारे में आप लोग अच्छा से समझ गए। अब देखिए यदि ये देखिए ट्रिगो, अब इसके बाद क्या पढ़ना है हम लोगों को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो उसमें बोल देगा कि बताओ, अभी तो हम लोग ये प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है ना, तो वहां उसके बारे में हम वहां देख लेंगे या यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि सिंपल है इसीलिए बता दे रहा हूँ सेंट्रोइड के बारे में ही। यदि डायरेक्ट आपको पॉइंट में पूछ दे, ठीक है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो देखिए सबका कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। मतलब मान लीजिए ये x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट ये x2, y2 है, सबको एक ही जगह कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि 3-4 जगह एक चीज को लिखेंगे तो फिर आपको एक जगह करने में दिक्कत होगी, इसीलिए मैं सारा चीज यही बता दे रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रोइड से रिलेटेड कुछ और बचेगा वो आगे कभी बता देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका जो g होगा, g कहीं यहाँ पे होगा, एक सपोज हम मान लेते हैं, तो इसका बोलेगा कि बता दो x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछता है नॉर्मली, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने का डिस्टेंस फॉर्मूला से है, लेकिन अभी आप डिस्टेंस फॉर्मूला सीखे नहीं है, तो आप नॉर्मली याद रखेंगे कि g का जो मान है x में क्या होता है, तीनों का, देखिए x की बात हो रही है ना, तीनों का x कोऑर्डिनेट को जोड़िए और 3 से डिवाइड दे दीजिए, मतलब समझ रहे हैं, एवरेज ले लेना है, मीन ले लेना है। 3 है तो 3 नंबर से डिवाइड दे दिए। सिमिलरली y जो होगा, अब y वाली पार्ट को जोड़ दीजिए, y1, y2 एंड y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये x और y कोऑर्डिनेट किसका आ जाएगा, g का, मतलब ये सेंट्रोइड का आ जाएगा। किसका है ये, g का x एंड y कोऑर्डिनेट। तो मैंने सारा डिटेल दे दिया, मीडियंस के बारे में बता दिया, इसका सेंट्रोइड कैसे निकलता है, ये किस बाई किस रेशियो में डिवाइड करता है ये भी बता दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ नहीं बता रहा हूँ, उसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगी तब। पहला चीज खत्म। अब हम लोग कुछ अलग बात करते हैं, एक और सेंटर के बारे में। अब जो नेक्स्ट बात हो रही है वो इन सेंटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इन सेंटर, ठीक है, एंड इसके साथ इसका एक्स सेंटर के बारे में भी थोड़ा सा हम जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो एक्स सेंटर भी यहाँ लिख देते हैं। ऐसे आप लोगों को पूछा तो नहीं गया है, लेकिन जानकारी जरूरी है, ठीक है। इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, ठीक है, एक समझ गए तो दूसरा निकालने में आसानी होती है, इसीलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। इसको क्या हिंदी में बोलते हैं, अंतः केंद्र, जिसको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब इन सेंटर याद रखना है, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है, एकदम शॉर्ट में टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। इट इज द इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स एक से ज्यादा होगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है। तो अब देखिए एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण द्विभाजक, मैंने जो बता दिया है ऊपर। अब इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड लिखते हैं, ठीक है, डिनोटेड
बाई आई, ठीक है, आई से इसको डिनोट करते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले इसके बारे में कि ये क्या हमने लिखा। देखिए फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं, बना दिया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए, वर्टेक्स इसका बी सी। अब क्या बोला मैंने, पहले देखिए यदि कनेक्ट कीजिएगा ना तो आपको कभी गलती होगा ही नहीं। पहले हमने भुजा को बाइसेक्ट किया था, अब हम लोग एंगल को बाइसेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, एंगल को बाइसेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब एंगल मतलब क्या, मैंने तो ऊपर बताया तो था, ठीक है। कौन सा थ्योरम था, कोई एक थ्योरम में बताया तो था। अब देखिए ये मान लीजिए कि यहां से, अब इसको, इसके लिए भुजा का कोई महत्व नहीं, अब इसके लिए सिर्फ एंगल महत्व करता है, ठीक है। देखिए यहां से एक ऐसा लाइन खींचिए, सामने कहीं भी जाए डजंट मैटर, ठीक है, कहीं भी जाए कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन बस इसमें क्या होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दिस बराबर दिस, मतलब यदि हम सपोज मान लें कि यह यदि m है तो ये भी क्या होना चाहिए, m ही होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अब सबके लिए वही होगा। देखिए यहां से भी एक लाइन खींचेंगे, कहीं जाके तो मिलेगा ये और इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये सब सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब दो लाइन है मतलब ये दोनों ना बराबर है, ये एक लाइन है मतलब ये दोनों बराबर है। सिमिलरली एक और आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। इतना समझ गया। तो ये जो होता है इन तीनों से जो मिलके एक बना पॉइंट, उसी को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर आई। इन सेंटर आई, या इन सेंटर के लिए मैंने एक और चीज बताया था, ये क्या होता है इन सेंटर, मतलब क्या होता है कि एक इधर देख लीजिए, ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बनाना है, इस तरह सर्किल को ड्रॉ करना है कि वह इसके सारे भुजाओं को टच करते हुए जाए, समझ रहे हैं। कुछ ऐसा सर्किल बनाइए, ठीक है, इधर टच नहीं किया, इधर टच करवाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सर्किल है, मान लीजिए कंप्लीट सर्किल नहीं बना है, फिर भी मान लेना है कि ये ऐसा सर्किल है ना जो ये देखिए ट्रायंगल के अंदर है, तो इन सर्किल इसीलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला इसका जो केंद्र है वही आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे आई। अभी हम आई बोल रहे हैं, इसी को यदि आप मिला देंगे यहाँ से, देखिए ये सब इसका ये हो गया और ये हो गया, यही तो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यही किए ना। तो ये सब बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इधर बराबर है और ये इधर बराबर है, मतलब सारे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब एंगल बाइसेक्टर नहीं लिखाने जा रहा हूं क्योंकि मीडियन लिखा दिया ना, उसी तरह आप एंगल बाइसेक्टर का कोण समद्विभाजक या भाजक का द्विभाजक का लिख सकते हैं कि ऐसा लाइन खींचना है हमको कि सामने वाला एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसको निकालते कैसे। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए सी है, ठीक है, और ये मान लीजिए बी है, ठीक है। तो आई बराबर जो डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है उसके बारे में यदि हम बात करें तब की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए क्या करते हैं, एक चीज और पहले उस चीज को बता देता हूँ आपको, मैंने वहां पे शायद बताया था, ठीक है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये डिस्टेंस आपका ये डिस्टेंस आपका ए हो गया, सिमिलरली ये डिस्टेंस आपका सी हो गया, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया बी। कितना समझ गए। तो देखिए डायरेक्ट आर निकालने के लिए हम लोग ने वहां सीखा था, कब, जब ज्यामिति वगैरह एक क्लास हो रही थी उसमें, ठीक है। तो देखिए अभी बस याद रखिए आर निकालना है ना नॉर्मली, तो देखिए एरिया ऑफ, इसका एरिया लिख दीजिए, ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, बाई एस, ठीक है। इसको और शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए दिस बाई दिस, इसका मतलब होता है कि एरिया है, और नीचे ये जो है आपको पता ही है क्या है, अर्ध परिमाप है, ठीक है, सेमी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीमीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप। कैसे निकलता है, A+B+C/2, ठीक है। तो अभी इतना याद रखिए, ये हो गया डायरेक्ट निकालने का, ठीक है। ये त्रिभुज जब पढ़ेंगे वहां भी फिर से चर्चा होगी, तो अभी उसको साइड रखते हैं, ठीक है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल भी डायरेक्ट निकालना नहीं बताया हूँ, सब बात होगी। अभी यहाँ पे देखिए, यदि इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में मैंने दिया था, क्या दिया था, x1, y1, ठीक है। इसी तरह x2, y2 एंड x3, y3। तो इसका जो i का सेंटर क्या होता, x, y कुछ आता, तो ये जो i बराबर जो होगा, x का मान कैसे लिखते हैं, तो देखिए सामने वाला जो है x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो x1 इंटू तो कुछ करना है, इसमें क्या करना है, ये देखिए सामने वाला भुजा का लेंथ मतलब a प्लस x2 के सामने वाला भुजा का लेंथ मतलब b प्लस x3 और x3 के सामने वाला भुजा कौन है, c, बाई a प्लस b प्लस c। थोड़ा सा ये लंबा है इसीलिए नहीं पूछा जाता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन बस मैं बता दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पे आता ही है, ठीक है। तो देखिए सिमिलरली y के लिए क्या लिखेंगे, y1, तो y1 के सामने वाला थोड़ा सा नीचे करने देंगे, ये y1 के सामने वाला भुजा से मल्टीप्लाई करना है, मतलब a, y2 इंटू सामने वाला भुजा b प्लस y3 इंटू c बाई a प्लस b प्लस c। तो ये क्या है, देखिए मैंने दो चीज बताया था ना, एक इन सेंटर के बारे में बात किया था और एक एक्स सेंटर के बारे में। तो ये इन सेंटर है, ये क्या है, इन सेंटर, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको मानिएगा क्या है, इन सेंटर की बात हो रही है। अब हम एक्स सेंटर की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्स सेंटर क्या होता है उसको देखिए, नोट पॉइंट में चलते हैं, जो आप लोग को उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, एक्स सेंटर, अब देखिए ट्रायंगल वैसे ही बनाएंगे, एक्स सेंटर कितना हो सकता है बस ये आप याद रखना जरूरी है। देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया, या इससे भी मजेदार बनाते हैं, ये देखिए यहाँ पे बनाते हैं तब समझाने में आसानी होगी। एक ट्रायंगल हो गया, अब देखिए आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, ए बी सी नाम दे दिए पहले, ठीक है। अब आपको एक्स सेंटर मतलब बाहर का एंगल निकाल, मतलब बाहर का सेंटर निकालना है, एक्स सेंटर जिसका आपको निकालना है। अब देखिए क्या होगा, पहले इसको भी समझ लीजिए, देखिए सारे को ना मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं ये सब। अब एक्स सेंटर क्या होगा वो देखिए, एक्स सेंटर, अब देखिए यहाँ पे पहले ये एंगल कितना था, ए था, जो भी था मतलब ये बी था और ये सी था। अब ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस एंगल को 180 में से घटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। ऐसे समझें कि यदि यह एम एन एंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 180 माइनस एम। सिमिलरली ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस एन। समझ रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने अच्छे से बताया था कि स्ट्रेट लाइन को, ठीक है, कोई भी लाइन यदि जा रहा है वहां से पास करता है तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि आपको जब भी निकालना है इन सर्किल या एक्स सर्किल, तो आप भुजा मतलब एंगल को
आधा आधा में बांट दे, तो जितना भी एंगल होगा उसको आधा में बांटिए। तो मान लीजिए कि ऐसे जाएगा, ठीक है, ये इसको बराबर भागों में बांट के ऐसे किया। सिमिलरली मान लेते हैं यहां से इसको बराबर भागों में बांट के कहां जाएगा, यहां आएगा, ठीक है। तो 3 को होना चाहिए ना, तो अभी तक तो 2 हुआ है, 2। अब देखिए सामने वाला जो बच गया उसको भी 2 भागों में बांट दीजिए। उसको जब बांटेंगे तो देखिए क्या है, तो ये देखिए ये आपका पहला क्या है, एक्स सेंटर आ गया। ये कौन सा सेंटर हो गया, एक्स सेंटर। ये बाहर लाई करता है, ठीक है, ये क्या हुआ, बाहर लाई कर गया। सिमिलरली इसमें कितना हो सकता था बताइए आप ही। सिमिलरली हम यहाँ भी तो बना सकते थे, यहाँ भी तो एंगल ऐसे ही निकालते, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ भी ये पार्ट का भी ऐसे देखिए, इस पार्ट के लिए भी ऐसे करते, इस एंगल को निकालते और इसको जब आप मिलाते तो यहाँ से भी एक प्यारा सा रिजल्ट आता दिस। और यहाँ से आप जब निकालेंगे ऐसे, और एक सामने वाला देखिए, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक तीसरा आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम यदि लिख दें तो यहाँ से देखिए कुछ ऐसे जाता और ये वाला पार्ट ऐसे आता और ये सामने वाला एंगल, सॉरी ये ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो ये I3 मतलब 3 एक्स सेंटर हो सकता है और 1 इन सेंटर हो सकता है। मैंने क्या बोला, ठीक है, 3 एक्स सेंटर हो सकता है, 1 इन सेंटर हो सकता है। इन तीनों से जो इंटरसेक्ट हुआ होगा, ठीक है, वो क्या होगा, I हो जाएगा। I को निकालना बता दिया। अब बता देता हूं कि एक्स सेंटर को कैसे निकालते हैं। पहले इन सेंटर को निकालना सीख गए, ठीक है। अब एक्स सेंटर को कैसे निकालते हैं वो चीज मैंने बता देता हूं, ठीक है। एक्स सेंटर के लिए क्या हुआ, 2 एक्सटर्नल एंगल को बराबर भागों में बांटे और 1 इंटरनल एंगल को बराबर भागों में बांटे। तो एक्स सेंटर के लिए ये कंडीशन हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं पहले एक्स सेंटर के बारे में, उसके बाद हम क्या है, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 एक्सटर्नल, ठीक है, 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंड 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। बाकी चीज तो आप समझ गए हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में कितना एक्स सेंटर हो सकता है ये पूछ देगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में कितना हो सकता है बताइए, इसको भी लिख देते हैं। इन एनी ट्रायंगल, ठीक है, देयर आर 3 एक्स सेंटर। बस ये आपको याद रखना है कि कितना एक्स सेंटर हो सकता है, बस ज्यादा से ज्यादा वो ये पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि कैसे निकालते हैं। फिर भी मैं एक के लिए बता देता हूं, ठीक है। सिमिलरली आप सबके लिए वही चीज याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे निकालेंगे आप। फिर से मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, बस एक पार्ट में निकाल दूंगा। ये ए था, ये बी था और ये सी था, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, ये हो गया x2, y2 और ये हो गया x3, y3। कितना क्लियर है। अब पहला एक्स सेंटर क्या था कि इन दोनों लाइन को हमने एक्सटेंड किया था, ये दोनों लाइन को, तो एक ऐसा आया था कुछ चीज यहां से ये, ठीक है। सिमिलरली यहां से ये और ये वाला फिर, ठीक है, जैसे भी अभी बस समझ लेना है, ये ऐसा कुछ आया था, ठीक है। ये जो कटा था यही था अपना पहला। इसका x, y कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, हमेशा एक ही तरह से यूज कीजिएगा। देखिए ये पहले लेंथ आप लिख दीजिए, आपको ये पता है कि a के सामने वाला स्मॉल a होता है, c के सामने वाला स्मॉल c होता है, इसका लेंथ, ठीक है, साइड का। b के सामने वाला स्मॉल b हो गया। अब देखिए कैसे होगा, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा वो समझिए।
किसके सामने है, बस इतना याद रखिएगा। कौन साइड मतलब एंगल के सामने बना है उसको माइनस में बस कर दीजिए, बाकी सब सेम यूज कीजिए उसी तरह। अब क्या बोल दिए तो देखिए माइनस, ठीक है, माइनस क्या हमने लिखा था वहां, x1 इंटू सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा a है। माइनस क्यों लिए, क्योंकि इसके सामने बन रहा है इसीलिए। यदि इसके सामने बनता तो x2 में माइनस लगाते, ठीक है। अब सबको फिर प्लस के साथ जोड़ दीजिए, x2 इंटू, अब x2 इंटू सामने वाला भुजा b प्लस x3 इंटू सामने वाला भुजा c, और नीचे विथ साइन के साथ ही जोड़ना है, ठीक, ठीक है। तो देखिए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो माइनस y1 इंटू ए प्लस y2 इंटू बी प्लस y3 इंटू सी बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये पहला हो गया। सिमिलरली अब पता हो गया आपको कि एक I2 I3 कैसे लिखेंगे, ठीक है। जिसके सामने बन रहा है, सपोज I2 यहाँ बन रहा होता तो इसके लिए अब सेकेंड वाला पार्ट में यहाँ पे माइनस हो जाता, ठीक है, ये वाला पार्ट माइनस हो जाता, ये प्लस चलता। तो मैं एक बता दिया हूँ, बाकी आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यदि लिख दें, ठीक है, लिख ही देते हैं, नहीं तो बाद में बोलोगे कि नहीं लिखे थे, ठीक है। देखिए y2 के लिए हम x और y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, x कोऑर्डिनेट में क्या होगा, x1 इंटू a1 माइनस x2 इंटू बी, देखिए माइनस यहाँ लगा दिया, x3 इंटू सी बाई a माइनस बी प्लस सी। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट होगा y1 इंटू ए माइनस y2 इंटू बी प्लस y3 इंटू सी बाई a माइनस बी प्लस सी। इतना हो गया। अब I3 की बात करते हैं, ठीक है। तो I3 C के सामने वाला बनेगा, ठीक है, एकदम हम रेगुलर ले रहे हैं इसीलिए बोल रहा हूँ। C के सामने वाला बनेगा तो उस पार्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, और क्या, ये दोनों को पॉजिटिव छोड़ दीजिए, माइनस x3 इंटू सी, और नीचे उसी साइन के साथ जोड़ दीजिए। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट होगा y1 इंटू ए प्लस y2 इंटू बी माइनस y3 इंटू सी बाई ए प्लस बी प्लस सॉरी माइनस सी। ये हो गया एक्स सेंटर की बात, इतना समझ गए, ठीक है। तो अभी इतना ही समझे, आगे और भी इसको देखिए एंगल के रूप में कैसे लिखेंगे वो भी आता है, सब चीज करेंगे। अब वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी बस सिंपल जो जरूरी था वो बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थर्ड बात करते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट क्या है, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर परिकेंद्र और बाह्य केंद्र दोनों में से जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। परिकेंद्र, ठीक है, या बाह्य केंद्र, ठीक है, और बाह्य केंद्र, बाह्य केंद्र, ठीक है। मैंने दोनों लिख दिया, आपको जो पसंद है वो आप याद रखें, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, मेन इसको याद रखना है। अब देखिए ये क्या होता है, इसी तरह शॉर्ट में बात करेंगे। इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ठीक है, बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है वो बता रहा हूं, पहले इसको डिनोट कर देते हैं। इट इज डिनोटेड बाई, किसके द्वारा इसको डिनोट करते हैं, तो ओ के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा ओ। इतना समझिए। अब देखिए सर्कम सेंटर का सिग्निफिकेंस बताता हूं क्या होता है। अब देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। सर्कम सेंटर मतलब क्या होता है, यदि सर्किल के रूप में बात करें तो उसके लिए भी एक देखिए यहाँ पे छोटा सा बनाते हैं, ठीक है।
क्या होता है, ये ट्रायंगल है, एक ऐसा वृत्त खींचिए जो इसके तीनों वर्टेक्स को छू के चला जाए। ऐसा ही तो किए थे हम लोग मेंसुरेशन, यदि देखे होंगे तो। ठीक है, ये टच नहीं किया वो अलग बात है, हम टच करवाएंगे। ठीक है, तो ये फिर से बना लेते हैं, एक ऐसा सर्किल बनाइए जो इसको तीनों शीर्ष को टच कर दें। ठीक है, यही होता है। अब इससे आप क्या है, ये आर निकाले थे, आपको याद होगा, तो आर बराबर क्या हुआ था, ए बी इंटू सी, तीनों का मल्टीप्लीकेशन बाई 4 इंटू एरिया। ठीक है, ये आपको पता है। अभी अपन यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ से आपको ऐसा लाइन खींचना है ना जो सामने जाके उसको, ठीक है, उस पर परपेंडिकुलर हो जाए। क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाए मतलब देखिए ये परपेंडिकुलर, और ये बाइसेक्टर भी बोला ना, ये देखिए ये 90 डिग्री होना चाहिए, और ये बाइसेक्टर है मतलब दिस। सिमिलरली यहां से ये मान लीजिए, और ये बराबर है दिस। सिमिलरली ये लाइन यदि यहां से जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इतना समझ गए, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बाइसेक्टर मतलब ये होता है बराबर भागों में बांटना। यहाँ पे एक चीज क्या एडिशनल जुड़ा है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी समझ गए। इसको किससे डिनोट करते हैं, मैंने अभी अभी आपको समझाया है। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग डिनोट ओ से करते हैं। किसे करते हैं, डिनोट ओ से। ठीक है, इसका मेन यूज क्या होता है वो चीज को समझिए। ये देखिए आर निकालने के लिए जब हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे वहां भी फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी बस याद रखें कि सामने का ये साइड यदि ए और ये बी और सी दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए ये ए है, ये बी है, सी है, तब ठीक है, ए बी सी को मल्टीप्लाई कीजिए बाय नीचे 4 टाइम एरिया। अब देखिए यहाँ पे ओ कैसे निकलेगा, तो ओ निकालने के लिए ना बहुत ही जटिल फॉर्मूला है। ठीक है, उसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। बस इसमें इतना ही समझना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कमसेंटर। गॉट इट। अब देखिए इसको निकालते हैं कैसे, ओ का कोऑर्डिनेट इसको पहले लिख देते हैं कि मान लीजिए x1, y1 होगा, x2, y2 होगा, x3, y3 होगा। तो ये x, y होगा। तो x को कैसे निकालेंगे वो देखिए। ठीक है, तो इसमें ना एंगल की बात करते हैं। अब ये कैसे याद रहेगा, तो देखिए उसके भी अपने पास थोड़ा सा दिमाग बस लगाने वाला ट्रिक है। देखिए इसमें कौन सा बात हो रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, ये तो भुजा को डिवाइड कर रहा है। जिसको डिवाइड कर रहा है ना उसकी बात नहीं करेंगे, उसके अपोजिट, मतलब दो चीज आनी है। देखिए एक ऐसे याद रखिएगा, एक भुजा है और एक कोण है। वो जिसके बारे में बात कर रहा है उसको नहीं लेना है। अभी भुजा के बारे में बात हो रही है तो इसको नहीं लेंगे, अब कोण के बारे में करेंगे। इन सेंटर में क्या हो रहा था कि कोण के बारे में बात हो रही थी, तो उसको नहीं लिए थे, इसको लिए थे, a इंटू x1 किए थे ना, तो जस्ट अपोजिट वाले को लेना है, मतलब दोनों आएगा। ठीक है, तो एक का काम हो चुका है, बराबर भागों में बढ़ गया है, तो इसको हम नहीं लेंगे, दूसरे की बात करेंगे। अब कोण ए, ये कंप्लीट कोण जो होगा ये कोण ए है, आपको बताया अभी था मैंने, ये कंप्लीट कोण ए हो गया। सिमिलरली ये कंप्लीट कोण बी हो गया, और ये कंप्लीट कोण सी हो गया। हो गया, इसको देखिए कैसे निकालते हैं, x1 इंटू साइन का ना 2 टाइम करके एंगल लेते हैं, साइन 2a। 2a मतलब समझे, यदि ये 50 डिग्री है तो दोगुना करके लेना है। ठीक है, प्लस x2 इंटू साइन। देखिए अब x2 लिए तो उसी का एंगल, बार बार बोल रहा हूं, देखिए अब सामने वाला तो भुजा तो लेना ही नहीं है ना, एंगल मतलब उसी का एंगल 2b प्लस x3 इंटू
साइन 2c, और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। अब जब x लिखना सीख गए हैं तो y को बस रिप्लेस कर दीजिए। देखिए क्या लिखेंगे, तो देखिए y कोऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, y1 इंटू साइन फिर से 2a प्लस y2 इंटू साइन 2b प्लस y3 इंटू साइन 2c बाई साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो ये आपको याद नहीं रहेगा, हमको पता है, बस मैंने बता दिया आपको, बस ये याद रखना है कि होता क्या है, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, चौथा पॉइंट पे, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। अगली जो लाइन है उसके लिए हम लोग लिखते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब केंद्र, लंब केंद्र, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। ये क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, जो खींचते हैं अपोजिट साइड पे। पहले उसको लिख देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा इसका डिफिनेशन अटपटा सा लगेगा, लेकिन लिखता हूँ पहले। देखिए द परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर समझ गए, ड्रोन इज ड्रॉन मतलब खींचा गया, ठीक है, फ्रॉम ए वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स से खींचा गया परपेंडिकुलर, कहां पे, अब देखिए, टू द अपोजिट साइड, कहां पे खींचा गया, अपोजिट साइड पे खींचा गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एक से ज्यादा खींचना है, ठीक है, परपेंडिकुलर याद रखिएगा कि एक से ज्यादा, क्योंकि एक खींचेगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं ना पता चलेगा, ठीक है। इज, पहले इसको समझ लीजिए, कॉल्ड ए एल्टीट्यूड, ठीक है। ये एल्टीट्यूड मैंने क्यों लिखा, देखिए कोई भी एक वर्टेक्स है, यहाँ पे समझते हैं, देखिए ये एक ट्रायंगल है ना, यहाँ से ना आप सामने वाली भुजा पे एक परपेंडिकुलर, अब इसको बाइसेक्ट करे ना करे उससे मतलब नहीं, आपको बस यहाँ से एक ऐसा लाइन खींचना है जो सामने वाली भुजा पे ना परपेंडिकुलर हो जाए, यही लाइन को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्टीट्यूड। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। एल्टीट्यूड क्या होता है वो मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो मैंने जो डिनोट बताया उसको याद रखेंगे तब एक फॉर्मूला आएगा, वो भी याद रहेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो इट इज डिनोटेड बाई एच, किससे डिनोट करते हैं, एच से। ये हम नहीं किया, आपको जो जिससे करना है वो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना समझ गए हो तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है उसको समझिए, एल्टीट्यूड क्या है वो भी मैंने बता दिया ऊपर। अब देखिए एक ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल कोई भी है, ए बी कॉमा सी, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ से एक रेंडम ऐसा लाइन खींच रहे हैं ना जो सामने वाली भुजा पे जाके क्या हो जाए, लंब हो जाए, 90 डिग्री का कोण बना ले, ठीक है। चलिए तो ये मान लीजिए डी पॉइंट हो गया। सिमिलरली यहाँ से भी एक लाइन खींच दीजिए, सामने वाली भुजा पे जाके मान लीजिए ये लंब हो गया, डी ई पॉइंट हो गया ये, ठीक है।
और ये देखिए 2 पॉइंट का ही इंटरसेक्शन होगा, तीसरा हमेशा यही से पास करेगा ही करेगा, ये श्योर रखिएगा। देखिए एक और लाइन खींचे हम, तो देखिए यहाँ से खींचेंगे तो हम उल्टा खींच रहे हैं, इसलिए कि उस पॉइंट से हम पास करा सकते। यहाँ से एक लंब खींचे, ये लंब है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, डी ई एफ हो गया। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आया, ये इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट नहीं निकालता है उसको ना, मतलब देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये पता हो ये पता हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, वो सब टाइम लग जाएगा। इसको देखिए कंबाइन करके कैसे निकालते हैं वो, ठीक है, तो उसको हम बता देते हैं आपको, ठीक है। तो पहले ये समझ गए ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अब तीनों में रिलेशन लाते हैं, नोट पॉइंट जो जरूरी है वो चीज बात करते हैं। नोट पॉइंट, एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, फिर से, ठीक है, ये ए है, कॉमा बी है, कॉमा सी है, ठीक। तो अब मैंने जो जो चीज बताया उसको ना एक लाइन में मतलब बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए एक लाइन होता है, ठीक है, मान लीजिए वो लाइन अब कैसे जा रहा है वो पता नहीं, मान लेते हैं हम कि एक लाइन ऐसे खींच रही है, एक लाइन कोई है ऐसे, एक रेंडम हम एक लाइन खींचे हैं, ठीक है, एक लाइन है ये, ठीक है, इसको क्या नाम देंगे अभी हम देते हैं। अब देखिए ये ऐसा लाइन है ना, ये एक ऐसा लाइन है जिसपे ना 3 चीज लाई करता है, कौन कौन, ये देखिए यहाँ एक पॉइंट दे रहा हूं, यहाँ एक पॉइंट दे रहा हूं, और यहाँ एक पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मिडिल में जी होता है, जी मतलब सेंटर ऑफ जो सेंट्रोइड है वो, ठीक है। अप में जो होता है, अप में क्या होता है, एच ऑर्थो सेंटर, और डाउन नीचे जो होता है वो होता है सरकम सेंटर, ओ। तो ये जो लाइन है, एक लाइन ऐसा लाइन ये होता है ना जिसपे 3 सेंटर लाई कर रहा है, कौन कौन सेंटर लाई कर रहा है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, और सॉरी ये सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, यूलर लाइन। एक ऐसा लाइन जिसपे 3 सेंटर लाई कर रहा है उसको बोलते हैं हम लोग यूलर लाइन, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं नाम पहले, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, सेंट्रोइड, ठीक है, और ये लास्ट वाला आपका हो गया सरकम सेंटर, ठीक है। इस चीज समझ गए, 3 पॉइंट जो है लाई कर रहा है एक लाइन पे, एक रेंडम लाइन पे, उस लाइन को क्या नाम देते हैं हम लोग, यूलर लाइन। हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे, एक नाम है साइंटिस्ट का, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता, यूलर लाइन, ठीक है। तो ये जो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है ना कि ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, जो ऐसे बोलेगा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को जो सेंट्रोइड है किस रेशियो में डिवाइड किया है, वो याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए वो कौन सा रेशियो है उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए ये एक रेशियो हो रहा है ना बाई ये, ठीक है। तो याद रखिएगा किस रेशियो में करता है, 2:1। दिक्कत इसीलिए आपको नहीं होगा याद रखने में कि ऐसा पहले भी आ चुका है, क्या सेंट्रोइड जो है एक मीडियन को 2:1 में ही डिवाइड करता है, उसी तरह ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को जो जी जो है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इतना याद रहेगा, देख लीजिए वही चीज मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बहुत, जितना आप अच्छा से, क्योंकि देखिए इसमें ना ऑर्थो सेंटर आसानी से निकल जाएगा यदि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया जाए, तो वो बताऊंगा मैं। तो क्या है नोट में, सेंट्रोइड डिवाइड्स, ठीक, द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर को एच लिखे थे हम लोग, ठीक है, एंड सरकम सेंटर, इसको क्या लिखे थे हम लोग, ओ,
इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1, 2:1 इस रेशियो में डिवाइड करता है। मैंने बार बार बोला है, आप ऐसे याद रखें, क्योंकि देखिए ये यदि ऑर्थो की जगह पे सेंटर से सरकम और सरकम की जगह पे ऑर्थो हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कुछ और निकल जाएगा पॉइंट के बदला। ये पहला पॉइंट है, ये हो गया ये दूसरा पॉइंट, और ये हो गया ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो H है, ये Z है और ये O है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है हमेशा ऐसे ही याद रखें, 2:1 में होता है। ठीक है, 2:1 में रेशियो होता है किसका? सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, तीनों में एक रिलेशन है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब चलिए दूसरा नोट की बात करते हैं। नोट सेकेंड की बात करते हैं। इसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। देखिए एक हम क्या बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज, मतलब ये समकोण तो हुआ ही, चलिए बनाते हैं आराम से। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। आपको यहाँ पे पूछेगा, ठीक है, कि एक समकोण त्रिभुज में बताओ कि सरकम सेंटर कहाँ होता है। ठीक है, सेंट्रोइड कहाँ होता है, तो सेंट्रोइड तो आप निकालना जानते हैं, इसको अपना ऐड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, इसमें मेन सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की बात आती है। तो आपको हम क्या बोले थे, बस उस चीज को आप ना विजुलाइज कर लें, तो आपको आपका सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लीजिए x1, y1, ये होगा x2, y2 और ये होगा x3, y3। इतना होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर की। तो ऑर्थो सेंटर क्या बोला था कि कोई वर्टेक्स से, ठीक है, आप ना परपेंडिकुलर डालिए अपोजिट साइड पे। तो इस वर्टेक्स के लिए अपोजिट साइड ये है। अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डालें, परपेंडिकुलर देखिए डालने जा रहे हैं, ये वर्टेक्स है, देखिए ये कमाल है, ये सेम लाइन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वही चीज करने जा रहे हैं, सी पॉइंट के लिए सामने वाला लाइन है, इस पे जब परपेंडिकुलर डालिएगा तो एग्जैक्ट आधार वाला ही लाइन आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 90 डिग्री बना रहा है और परपेंडिकुलर ही हमको लाना, यही लाइन आएगा। मतलब एक समकोण त्रिभुज में जो उसका लंबा जो आधार और लंब जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसी का एल्टीट्यूड कहलाता है। एल्टीट्यूड जो बोलते हैं, एल्टीट्यूड जो बोलते हैं ऑर्थो सेंटर के लिए। तो देखिए ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है वही ऑर्थो सेंटर कहलाता है। मतलब इसका डायरेक्ट वैल्यू x2, y2 आप लिख सकते हैं। गॉट इट और नॉट? ठीक है, पहला हो गया कंप्लीट, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वही ऑर्थो सेंटर कहलाता है। दूसरा पॉइंट सरकम सेंटर की बात करते हैं। सरकम सेंटर देखिए क्या कहलाता है, जो हाइपोटेनस आपको आ रहा है, हाइपोटेनियस जो आपको आ रहा है, बस उसको ना आप आधा कर दे, हाइपोटेनियस का आधा कर दे, वो आपको क्या दे देगा, सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर दे देगा। तो चलिए करते हैं आधा। तो ये आपका क्या हो, हाइपोटेनियस लिख देता हूं एक बार, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस, इसको आधा, आधा कैसे करेंगे, तो मिडिल पॉइंट आपको यदि निकालने के लिए बोल दे कोई भी 2 पॉइंट का, तो आप सिंपल जोड़ के, दोनों पॉइंट को जोड़ के आधा भाग कर दीजिए, क्योंकि ये और ये बराबर होगा। तो ये जो होगा मिड पॉइंट जो होगा, ये क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। इसका मान क्या होगा, x1 प्लस x3/2 मिड पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला नहीं बताया हूं, इसीलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, अभी नहीं बता रहा हूं, बताऊंगा थोड़ा देर बाद। ये हो गया आपका क्या, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इतना समझ गए। सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या हुआ, एक कितना राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में कहा बात चल रही है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात चल रही है, समकोण त्रिभुज की बात चल रही है। ठीक है, उसका जहां 90 डिग्री का कोण बनता है वो
ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और जो सर्कम सेंटर कहलाता है वो कहाँ कहलाता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। क्या कहलाता है? सर्कम सेंटर, ठीक है। चलिए अब इतना समझ गए, तब हम लोग आगे की बात करेंगे। इसको लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगता होना चाहिए, ठीक है। समझ गए हैं ना? प्लीज इस चीज को याद रखें, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है वो आपका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, और हाइपोटेनस विकर्ण का कर्ण का आधा जो है वो कहलाता है आपको सर्कम सेंटर, ऑर्थो सर्कम, ठीक है। और सेंट्रोइड तो जानते ही हैं, सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे कहीं पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहीं कहीं पे आएगा जी। जी का क्या मान होता है आपको पता ही है कि एक्स कॉमा वाई क्या करते हैं, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी वो रूल फॉलो करेगा, ठीक है। जब आप निकालने जाइएगा तो मैंने क्या बोला, एक यूलर लाइन ऐसा लाइन होता है जिस पर तीनों आता है। तो एक यूलर लाइन देखिए हम खींचने जा रहे हैं, यहाँ पे गंदा हो जाएगा, चलिए नीचे करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ भी ऐसे होगा, ये था, कोई नहीं फिर से बनाते हैं। क्या हो रहा है? ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें मैंने क्या बोला था, यूलर लाइन ऐसा लाइन है जिसपे कौन कौन सा पॉइंट आता है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉयड। मुझे पता था ये ऐसा होगा, इसीलिए मैं वेट कर रहा था। चलिए तो देखिए, पता है कि ये मिड पॉइंट पे आया था अपन का ऑर्थो सेंटर, और ये था एच। तो ये 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन जाएगा, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जा सकता है। उसको आप कोशिश कीजिए खींचने का, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये क्या होगा, यूलर लाइन, ठीक है। तो इसी पे कहीं वो जी देगा, ठीक है। और इसका रेशियो क्या होगा, ये 2 और ये होगा आपका 1, जो मैंने बताया है, ठीक है। अब देखिए एक दो बातें जो जाननी चाहिए आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तब बातें करते हैं, नहीं तो यहीं पे छोड़ देते हैं। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। मान लीजिए ये देखिए, फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। 3 पॉइंट मैंने बताया, याद नहीं रहेगा तो फिर अब आपकी गलती है। चलिए मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि यदि आपको नाम देना हो भुजा का, तो कोण के सामने वाला का स्मॉल लेटर में लिख दीजिए, और ये आपका हो गया सी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में यदि लेंथ पता हो हमको सिर्फ, तो डायरेक्ट आप 2 चीज निकाल सकते हैं। एक जो आर, कैपिटल आर मैंने किसके लिए लिखा है, सरकम सेंटर, सरकम रेडियस, सॉरी सरकम रेडियस, ठीक है, बाह्य रेडियस। इसका मान डायरेक्ट हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस बाई 2, मतलब सी बाई 2, समझ गए। और स्मॉल आर की यदि बात कर लें हम लोग, तो स्मॉल आर क्या हुआ, इन सेंटर की बात करेंगे, इन रेडियस है, ठीक है, इन सेंटर, इन सर्किल रेडियस, ऐसे बात करते हैं ना, ज्यादा अच्छा लगेगा।
इन सर्कल रेडियस। ठीक है, ये क्या होता है देखिए, लंबाई शॉर्ट में लिख रहा हूं प्लस आधार, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई क्या, बाई 2। आई होप बाई 2 ही होता है। ठीक है, चलिए तो ठीक, तो यहां पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी बाई 2। ठीक है, समझ गए, दोनों में मैंने रेडियस भी निकालना बता दिया। अब इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो लोग। ठीक है, तो सेंटर का जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब ये समकोण त्रिभुज से, वो मैंने बता दिया। ठीक है, आई होप, मुझे ये 2 या 3 में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लियर कर दूंगा। आई होप कि 2 ही होना चाहिए। ठीक है, लंबाई प्लस आधार और माइनस हाइपोटेनस बाई 2 कीजिएगा तो वो इन सेंटर दे देगा, इन सेंटर का रेडियस, सॉरी इन सर्किल का रेडियस दे देगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं एक आध और बातें। एक ऐसा नोड जो आपको हिला के रख देगा, मतलब एक देखिए त्रिभुज है, उसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या नाम है उसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब जिसका सब भुजा बराबर हो। ठीक है, वही एक ऐसा ट्रायंगल है ना जिसका जो भी बोलिएगा ना, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सब एक ही पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका कैसा ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है जिसको आप क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इंग्लिश में यदि बात कर ले तो इक्विलेटरल। ठीक है, ट्रायंगल को शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए इतना आ गया तो याद रखिएगा कि इसके लिए ये देखिए, ये जो पॉइंट है, जो जी आएगा वही बराबर हुआ किसका? आई का, इन सेंटर का। सेम बराबर होगा आपका ओ का, और सेम चीज बराबर हो जाएगा आपका एच का। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, जिसमें सभी केंद्र एक जगह पाया जाए। मतलब उसका सर्कल सेंट्रोइड निकाल दो, इसको सब लिख देता हूं नाम। ये क्या हो गया आपका? सेंट्रोइड। ये आई मतलब इन सेंटर। ठीक है, ये ओ मतलब सरकम सेंटर। ओ मतलब ऑर्थो सेंटर नहीं समझना है, बार बार इस चीज को याद रखिएगा। ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये जो है सब एक जगह पे आएगा, सब एक ही पॉइंट पे होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है देखिए सब बराबर है। ये बराबर भी ए ही होता है, और ये थर्ड साइड भी आपका ए ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका समबाहु है, बराबर भुजा है। तो जब निकालिएगा ना तो इसका सब तीनों चीज, चारों चीज जो होगा सेम होगा। किसके लिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए जो होगा, चारों जो मैंने केंद्र बताया है वो सब एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, देख लीजिए उस चीज को भी यहाँ पे लिख देते हैं। जी बराबर एच बराबर आई बराबर ओ, इसका जो मान होगा x का, यदि मान लीजिए उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ठीक है, y सॉरी ये y होना, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ठीक है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट बता दिया मैंने, y कोऑर्डिनेट यहाँ बता दिया। सब एक ही जगह पे लाई करेगा, लेकिन इसमें एक और, ठीक है, सेंटर एक जगह पे है लेकिन रेडियस अलग अलग हो सकता है ना। क्यों? देखिए उस चीज को भी बता देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। वो लास्ट बात होगी आज के लिए, फिर कल देखेंगे क्या पढ़ते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल खींचे हम यदि ये, ठीक है, इसमें 2 सर्किल होगा।
ठीक है, दो सर्किल होगा, एक सर्कम सर्किल होगा और एक इन सर्किल होगा, मतलब एक परिवृत्त होगा, एक अंतःवृत्त होगा। ठीक है, तो हम उसी की बात करेंगे अभी। तो देखिए दोनों का रेडियस तो अलग अलग होगा, एक जो बाहर से जाएगा उसका रेडियस अलग होगा और एक जो अंदर से जाएगा उसका रेडियस अलग होगा। तो वो रेडियस का रेशियो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्योंकि बना नहीं है तो इसको हटाते हैं। पहले देखिए एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा एक सर्किल है। ठीक है, एक सर्किल ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सर्कम सर्किल होगा यदि तो। ठीक है, बात करते हैं हम, थोड़ी देर वेट कर लीजिए ये जब अपना शेप में आ जाए। चलिए ये अपना शेप में, आई होप नहीं आएगा। अब देखिए अब एक हम ऐसे बना लेते हैं। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक और सर्किल बना दिए। देखिए तो ये एक हो गया बाह्य सर्किल, एक हो गया अंदर सर्किल। मैंने बोला इसका केंद्र सेम हो सकता है, इसका केंद्र मतलब यहाँ सेम हो सकता है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं बोला कि इसका रेडियस भी सेम होगा। ठीक है, तो इसका साइड क्या दिया हुआ है आपको, साइड इसका डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है ना। तो ये साइड यदि ए है तो मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी साइड आपका ए ही होगा और ये भी साइड आपका ए ही होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब देखिए बंदे ने क्या ले लिया रूप। चलिए ठीक है, इसको भी बना देते हैं। मान लीजिएगा कि ये सर्किल है, पेंट वेंट कर दीजिए, कौन बनाया जाएगा। ठीक है, तब देखिए दो रेडियस यहां से आएगा, एक ये वाला रेडियस छोटा सा रेडियस और एक ये वाला रेडियस बड़ा सा रेडियस। तो दो रेडियस आया, एक छोटा सा रेडियस एक बड़ा सा रेडियस। तो जो बड़ा रेडियस है वो आर जो है वो सर्कम रेडियस है। क्या है, सर्कम रेडियस, और ये जो है स्मॉल आर जो है इन सर्किल रेडियस। ठीक है, तो देखिए दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, r इज टू r, मतलब सर्कम रेडियस बाय इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस या इन सर्किल रेडियस दोनों बात वही है, सब जगह एक ही चीज होता है। क्या, 2:1। तो आपको ही तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन इसमें रहेगा कौन पहले है। आपको पता होना चाहिए सर्कम बाहर है तो उसका रेडियस ज्यादा होगा, तो ये चीज तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ऐसे यदि पूछ दे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस क्या होता है, तो उसको आप याद रखिएगा कि a/√3 होता है। ठीक है, और इन रेडियस क्या होता है, तो a/√3 तो होगा लेकिन उसका आधा कर दीजिए, मतलब 20। तो इसका देखिए जब रेशियो लीजिएगा तो यही 2:1 आ जाता है। तो बस इतना ही आज के लिए बहुत है, सब चीज मैंने मतलब लगभग बता दिया हूँ। ठीक है, कुछ छूट गया होगा तो आगे भी जो लेक्चर्स होंगे उसमें कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अपना जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपको मतलब थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल वगैरह के बारे में जान लेंगे, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, उसका प्रॉपर्टी जान लेंगे। ठीक है, तो वो सब नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय एंड थैंक यू।